हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छपेगा। यदि आपको 70 में 70 नंबर लाना है बाबू ना, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो वायरल मॉडल पेपर है इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। चाहे वह बहुविकल्पी हो, अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो, सारे का सारे मैं उत्तर सारे प्रश्नों का कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। और यदि हमारे चैनल अक्षय क्लासेज पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर बाबू डायरेक्ट हो जाएगा कि फैशन नहीं है। हम लोग ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बजट सफल होता है। बजट सफल कब होता है? आय व्यय के सही संतुलन से क्या होता है बाबू? बजट सफल होता है। ऑप्शन जो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है। तो सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो क्रॉस चेक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से हल करके आइएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 2000 है, तब 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? ठीक है बाबू, 1 क्विंटल यानी 100 किलो का जो दाम दिया गया है ये 2000 है। 1 किलो का दाम यहाँ से कितने आ जाएगा? तो 20 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और 15 किलो का पूछ रहा है ना, तो आप लोग गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 300 रुपया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि वायुमंडल में यहाँ डाट भरना है के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वे गैर बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर। ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है। तो ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो CFC है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि घर पर सिलाई करने से बचत होती है, समय की, धन की, कपड़े की, यानी कि तीनों चीजों की बचत होती है। इसलिए समय, धन व कपड़े की बचत होती है। राइट आंसर इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है क्योंकि जो निशान है नो वो सरलता से छूट जाते हैं। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए और बिल्कुल सही तरीके से करके आना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है। तो देखिए बाबू, धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है? तो लंबाई, सीट एवं पायजा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, किसका होता है भाई? तो ऊनी कपड़ा होता है। मिल्टन क्लॉथ जो कपड़ा होता है वो ऊनी होता है। 13 नंबर है कि अत्यधिक वमन और अतिसार रोग के कारण क्या है? तो निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण है। अत्यधिक वमन और अतिसार रोग का जो मुख्य कारण है वो निर्जलीकरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है, किस प्रकार का भाई? तो अलग अलग प्रकार का आहार दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है ज्वार में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है। तो ज्वार में पसीने के साथ क्या उत्सर्जित होता है? तो सोडियम क्लोराइड उत्सर्जित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है कहाँ भाई? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग जो होता है ठंडी सेक देने के लिए होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन है स्नान स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई की जाती है, किसके द्वारा? तो स्पंज करके जो शरीर की सफाई होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है ठंडी सेक, कौन सा? तो ठंडी सेक।
20 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थिभंग में अत्यधिक रक्त स्त्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो भाई टूर्निकेट का। किसका? टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं खंड ब वाले को। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, 21 से 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना है। पहला 21 नंबर है कि धन संचय करने की किन्हीं दो सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। सबसे पहले हम लोग खंड ब लगाएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21। धन संचय करने की दो प्रमुख सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है बाबू? तो बैंक है और डाकघर है। दोनों का दोनों जो है सरकारी संस्थाएं हैं जहां धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? अशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं, इसे लिखिए। तो भाई हम लोग हेडिंग लगा देंगे अशुद्ध जल। लिखेंगे कि जल एक उत्तम विलायक है। अपने इसी गुण के कारण जल शीघ्र ही विभिन्न लवणों एवं अशुद्धियों को अपने में घोल लेता है तथा अशुद्ध हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे अशुद्ध जल अर्धपारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला तथा खारा अथवा किसी अन्य स्वाद वाला होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य पदार्थ मिले होने के कारण चमक नहीं होता। अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। अशुद्ध जल के बारे में इतना आप लोग लिख करके चले आइएगा। अब 23 नंबर है कि कपड़ा काटने से पहले नाप लेना आवश्यक क्यों है? नाप क्यों लेते हैं भाई? तो हम लोग लिखेंगे 23 का उत्तर कि कपड़ा काटने से पहले उसे अनिवार्य रूप से नाप लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे कपड़े की वास्तविक स्थिति का ज्ञात हो जाती है। यदि कपड़ा कम हो तो उसे नहीं काटना चाहिए, यदि फालतू हो, अधिक हो तो कपड़ा को बचा लेना चाहिए, इसलिए हम लोग नाप लेते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती है? भाई भोजन को बार बार गर्म करेंगे तो क्या हानियां होगी? हम लोग क्वेश्चन संख्या 24 का आंसर लिखेंगे कि विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन को दोबारा या बार बार गर्म करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन को दोबारा या बार बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इससे रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके लक्षण हैं आमतौर पर उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन होना। तो इस तरह से हमको लिख देंगे कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या क्या हानियां हैं। हम बिल्कुल आंसर लिख करके चले आएंगे। ठीक है बाबू। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सामान्य स्वास्थ्य अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है? अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 25 नंबर लिखेंगे कि एक सामान्य स्वस्थ अवस्था में हृदय गति या नाड़ी गति जो होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट के बीच होती है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर अब है आपका कि मोच के लक्षण लिखिए। मोच के क्या लक्षण है आपको लिख करके चले आना है। अब हम लोग लिखेंगे मोच के लक्षण। 26 नंबर क्वेश्चन बना करके लिखिएगा कि मोच के लक्षण। मोच के निम्नलिखित लक्षण हैं। मोच से प्रभावित स्थान पर असहनीय पीड़ा होता है, जोड़ में सूजन आ जाती है और वह कमजोर हो जाता है। मोच के स्थान पर त्वचा का रंग नीला अथवा काला पड़ जाता है। इतना लिख देंगे मोच के लक्षण में, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब हमारा सेक्शन आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न वाला है। 27 से 21 तक होगा। कहां से कहां तक होगा? 27 से 21 तक। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है बाबू। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। पहले तो लघु उत्तरीय प्रश्न करके प्रश्नोत्तर संख्या 27 लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि बजट बनाते समय हमें निम्न विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। कुल आय का ज्ञान होना चाहिए, मूल आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए, बजट का प्रावधान, लचीला बजट होना चाहिए, आकस्मिक खर्चों का प्रावधान नहीं होना चाहिए, बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण होना चाहिए, मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में होना चाहिए। इतना बिल्कुल हम लोग लिख करके चले आएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वर से क्या तात्पर्य है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप तापक्रम चार्ट किस प्रकार बनाएंगी? इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? चलिए बाबू, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 28 ज्वर। लिखेंगे कि जब शरीर का ताप सामान्य ताप से अधिक हो जाए उस दशा को ज्वर या बुखार फीवर कहते हैं। यह रोग नहीं बल्कि एक लक्षण सिम्टम है जो बताता है कि शरीर का ताप
नियंत्रित करने वाली प्रणाली ने शरीर का वांछित ताप 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। अब ताप का चार्ट कैसे बनाएंगे? रोगी का नाम लिखना है, उम्र लिखना है, रोग लिखना है, उसके बाद दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा, जो तापमान लेना है, उसके बाद बताना है कि 6 बजे कितना तापमान था, 8 बजे कितना हुआ, 10 बजे और 12 बजे की अवधि में कितना हुआ। तो इस तरह से हम लोग लिख करके चले आएंगे कि ज्वर क्या है और तापक्रम चार्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या कौन सा है बाबू? तो प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसे हमें हल कैसे करना है? तो इसे हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बहु प्रश्नोत्तर संख्या 29, ठीक है। मूलधन हमारा 600 दिया है, दर कितना दिया था 6%, समय कितना है 5 वर्ष। अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 कर देंगे। यहाँ से हमको कितना आ जाएगा 180 रुपया आ जाएगा। तो बिल्कुल इसे अच्छे तरीका से क्या कर लेना है, हल करके चले आना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन? 30 नंबर क्वेश्चन। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। हेपेटाइटिस रोग क्या है? लिखेंगे क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 30 और लिखेंगे हेपेटाइटिस रोग के कारण। हेपेटाइटिस रोग के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं जिन्हें क्रमशः ए बी सी डी ई के रूप में जाना जाता है। इनमें से ए तथा ई वर्ग के रोग प्रदूषित खाद्य तथा पेय पदार्थ को सेवन से होते हैं। इनसे भिन्न बी और सी वर्ग के रोग का संक्रामण रक्त के माध्यम से होता है। बी और सी जो है संक्रामक के तौर पर होता है। बचाव के उपाय लिखेंगे। हेपेटाइटिस ए तथा बी के बचाव के लिए टीके उपलब्ध है, अतः निर्धारित रूप से टीके लगवाने चाहिए। दूसरा लिखेंगे पानी की स्वच्छता का ध्यान रखें, पानी उबाल करके पिए। 3 नंबर में लिखेंगे कि सभी खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की स्वच्छता का अधिक से अधिक ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा हेपेटाइटिस रोग के लक्षण एवं उसके बचाव। अब 31 नंबर है कि कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हम लोग लिखेंगे क्या बाबू? कपड़े सिलने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से? सिलने से पूर्व कपड़े को 3-4 घंटे पानी में भिगो करके निचोड़ लेना है। प्रेस करके वस्त्र सिलना चाहिए, जो कपड़ा है प्रेस करके ही सिलना चाहिए। वस्त्रों की डिजाइन, लंबाई तथा ढीलापन फैशन के अनुरूप रखना चाहिए। वस्त्र की ठीक नाप लेकर कटिंग की जाए ताकि उचित फिटिंग का वस्त्र तैयार हो सके। आगे लिखेंगे कपड़े का आड़े खड़े रुख का ध्यान रख करके कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा कपड़े सिलने से पूर्व क्या क्या ध्यान देना है, इसका आंसर। ठीक है बाबू। अब हम लोग आ जाएंगे सीधे 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। कह रहे हैं कि पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है? एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कचरे निस्तारण आप कैसे करेंगे? किसी एक का हमें उत्तर लिख करके चले आना है। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए पारिवारिक बजट वाला कई बार हम लोग पढ़ा दिए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय में आ जाएंगे अपशिष्ट प्रबंधन। हर प्रकार का अपशिष्ट पदार्थों अर्थात कूड़े कचरे को फैले रहने से रोकने तथा उसे हानि रहित ढंग से नष्ट करने या ठिकाने लगाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो कचरा प्रबंधन कहते हैं। कचरे का निस्तारण के निम्नलिखित उपाय अपनाया जाता है। कौन कौन से? तो पहले आप जला करके नष्ट कर सकते हैं। कूड़े करकट को जलाकर नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं, अतः इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि होती है। दूसरा लिखेंगे जल स्रोतों में बहा देना। पारंपरिक रूप से कूड़े को नष्ट या समाप्त करने के लिए जल स्रोतों में बहा दिया जाता था, परंतु यह जल प्रदूषण की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। 3 नंबर लिखेंगे कूड़े से गड्ढों को पटना। अब यह विधि भी हानिकारक मानी जाने लगी है, क्योंकि कूड़ा खुला पड़ा रहता है तथा मक्खी मच्छर जो है हानिकारक जीवाणु के रूप में पनपते जाते हैं। अब आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिख करके चले आएंगे बाबू? आंसर लिखेंगे कि रोगी का भोजन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना है। कौन कौन सा? रोगी का भोजन बनाते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना है। भोजन सफाई से स्टील अथवा कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट न होने पाए। भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार किया जाना चाहिए। रोगी के भोजन चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो उबली हुई सब्जी ही देना चाहिए। 5 नंबर में लिखेंगे रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, पालक
सब्जी आदि देना चाहिए। भोजन के साथ सब्जी में नींबू का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। रोगी को जो भी भोजन दिया जा रहा है वह उन तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए जिसकी कमी से यह रोग जो है हुआ हो। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि रोगी का भोजन तैयार करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए पूरे का पूरा 6 नंबर का है कि अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट, अस्थिभंग, मोच से होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या कीजिए। अब हम लोग लिख देंगे अस्थिभंग के प्रकार। तो बाबू देखिए अस्थिभंग के प्रकार कितने बताएंगे हैं। अस्थिभंग के मुख्यतः निम्न प्रकार है। बहुखंडी अस्थिभंजन, साधारण अस्थिभंजन, पंचचंडी अस्थिभंजन, संयुक्त अस्थिभंजन, कच्ची अस्थिभंजन, जटिल अस्थिभंजन। उसके बाद लिखेंगे अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार। लिखेंगे कि अस्थिभंग की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। उपयुक्त चिकित्सा सहायता, रक्तस्राव को रोकना, टूटी हड्डी की देखभाल करना, घायल अंग की देखभाल, झोल का प्रयोग, घायल का स्थानांतरण इत्यादि। आगे लिखेंगे मोच में प्राथमिक उपचार। लिखेंगे कि मोच आए अंग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए तथा उसे अनावश्यक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। आगे लिखेंगे कि मोच को प्रभावित जोड़ों के स्थान पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। मोच खाए अंग पर आयोडेक्स व मैडी क्रीम आदि मलने पर दर्द व सूजन में लाभ होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बाबू, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।